हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग। तो हमारी क्लास में बाबू छुप छाप बैठला के काम बा, ठीक है। तो आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो कॉपी निकालिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना चालू करिए। हम हेडिंग लगा रहे हैं आपका पहले चैप्टर का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये आपका चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। चैप्टर का आपका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमने उल्टा लिख दिया है। हमने लिखा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्या है बाबू? सबसे पहला आपका है रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या है? समझने के लिए तो दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन भी होता है और केमिकल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो लिखने के लिए वैसी प्रक्रिया जिसमें दो लोग मिलके एक नए स्पीसीज का निर्माण करें या दो एटम आपस में मिलके एक नए मोलिकुल्स का जन्म दें, केमिकल पर क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वैसी प्रक्रिया जिसमें दो एटम्स मिलके, है ना, एक नए एटम्स का जन्म देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। न जैसे एज फोर, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिया एक्स और वाई, तो ये हमको बना के देगा क्या? जेड, है ना। एक्स और वाई लिया हमने, क्या बना के दिया आपको? ये जेड। जैसे एज फोर हमने लिया हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग है। दो अलग अलग परमाणु मिलके एक नए यौगिक का निर्माण करें, वही केमिकल रिएक्शन है। आपको समझने के लिए टू मोलिकुल्स, अब हमने हाइड्रोजन लिया तो क्या लिया? 2H2 और प्लस में O, तो क्या निकला बाबू आपका? H2O निकला। और ये वाकई में होता कैसे है? तो इसको जब लिखिएगा तो ये ऐसे होता है HOH, ठीक है। जल का सूत्र ऐसे होता है, ठीक है। वो जब चौथे चैप्टर में लेक्चर में जाके देखिएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें देखिएगा उसमें बताया गया है कहाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब दो अलग अलग मोलिकुल्स मिलके किसी नए यौगिक का निर्माण करें, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये, उसके बाद जैसे मान लीजिए Na और Cl, ठीक है। ये क्या बनाएगा बाबू आपका? सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैस है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये मिल के क्या बना दिया? वाटर। तो इसे कैसे हो सकता है? इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होती है? उनकी अवस्थाएं जो है परिवर्तित हो जाती हैं। अवस्था क्या होती है बाबू? परिवर्तित हो जाती है। क्यों परिवर्तित हो जाती है? तो अगर परिवर्तित ना हो तो उसको केमिकल रिएक्शन क्यों बोलेंगे ना। जैसे मान के चलिए धातु है, भाई अधातु है, मिल के सोडियम क्लोराइड बना है, ये एक तरह का नमक है ना। तो वही चीज है, ठीक है। इसको नोट करिए। अगला जो आपका है एक्वस और पीपीटी। पीपीटी पहले देखिए, ये सब मिलेगा आपको, बहुत जगह मिलेगा। एगो एक्यू लिखा हुआ मिलेगा, एगो होता है पीपीटी। तो इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट यानी कि जो पानी में बहुत अल्प घुलनशील हो, और एक्वस का मतलब क्या हो? जो पानी में घुलनशील हो, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन समझ में आया? चलिए केमिकल रिएक्शन में आप और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए हमने हाइड्रोजन और सल्फेट आयन, तो यहाँ पर निकला आपका H2SO4, ठीक है। आप यही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया। अगला जो आपका है इक्वेशन बैलेंस। तो इक्वेशन बैलेंस के दो तरीके होते हैं। एक अलग से आपको मेथड हमने बताया है, आप जाके देख लीजिएगा, बताया पहले कभी। और एक है अपना मॉडल, बिहारी मॉडल,
तुक्का मार के, ठीक है। काउंट करो, दो है, दो है, चार चार, ठीक है, बैलेंस है। जैसे हमने यहाँ पे दिया H+O बनाया H2O, मामला गड़बड़ा गया। यहाँ पे दो का हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 लगा दो, अब बैलेंस है। उसके बाद ले, जैसे हमने इसको यहाँ लिख दिया इसे 2HO, हमने लिख दिया 2HO, ऐसा तो लिखा नहीं जाता, जैसे हमने लिख दिया 2HO। तो अब बताइए कि ये कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि जो यहाँ रहता है उसमें सब में गुणा होता है उससे। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे हमने 2 रखा, फिर भी मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? हाइड्रोजन तो हो जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगा दी O2। अब हो गया, अब हुआ बैलेंस। तो इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। तो आप नियम से भी बना सकते हैं, ABCD मान के, वो आपको अलग से बताया गया है। और ये तो तुक्का ही हम लोग का मॉडल है, बिहारी मॉडल है, इसको तुक्का मारना बोलते हैं, तुक्का मार के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जल का आणविक सूत्र है, और ये वाकई में कैसे होता है, 2H+, ये H2, ठीक है बाबू। इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। और बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, वाई इज बैलेंस नेसेसरी, या वाई बैलेंसिंग, वाई, हाँ इसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्व क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का ये रूल है कि आप ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, ठीक है। बस होता क्या है कि उसकी अवस्था को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखने के लिए लॉ बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, तो इंग्लिश वाले बताइएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको मिटाया जा सकता है, बस इसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जिस कारण से बैलेंसिंग जरूरी होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चले परिवर्तन हुआ इसका, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स है, अब हम कह दें कि ना एक मोलिक्यूल से कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स है, आपने बस इसकी अवस्था परिवर्तित किया ना, बस अवस्था परिवर्तित हुआ है, इसका मास और ऊर्जा में इसकी कोई परिवर्तन नहीं, बस इसका अवस्था क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंसिंग क्या होती है, जरूरी होती है। ओके, समझ में आया। तो बैलेंसिंग में एक दर है, अपने मन से बनाइए। तो देखिए Fe+H2O, ये आपको निकालेगा FeO प्लस में H2, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन मान के चलिए कि अगर हम यहाँ लगा दे 3, तो अब देखिएगा Fe कितना हुआ, 3 हुआ, यहाँ लगाइए 4, अब मामला गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूना का 8, 4 दूना का दे गुना होगा, 4 दूना का 8, ऑक्सीजन को गो 4 गो, तो ऑक्सीजन 4 गो। उसके बाद Fe को गो है, Fe यहाँ 3 हटाइए यहाँ से, अकेले है, अकेले बैलेंस है नहीं, यहाँ पे लगाइए 4। अब देखिए हाइड्रोजन को, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, ऑक्सीजन 4 4, ठीक है। यही है, इसी को बोलते हैं केमिकल बैलेंसिंग, ठीक है। इसको मिटाएं, चलिए अब है बाबू की हेडिंग अगला लगाइए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कहिए, जो आपको कहना है। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक होता है रे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैनिंग वाला तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो इसका ऐसे याद रखिए, ये 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के, इसको याद रखिए। फैक्ट्स, फैक्ट, FECTS,
सबका अपना अपना काम है। फैक्ट्स याद रखिए, फैक्ट्स। तो फैक्ट्स जब याद रखिएगा आप, तो फैक्ट्स का मतलब होता है, यहाँ देखिए पांचों कम लिख दे रहे हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन, ठीक है। फैक्ट्स का मतलब फॉर्मेशन, क्या, किसी भी चीज का फॉर्मेशन, किसी नए चीज का फॉर्मेशन। चलिए, ई का मतलब होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। अब सी, कॉलर का मतलब, सी का मतलब होता है बाबू कॉलर, कॉलर। आई इवोल्यूशन ऑफ गैस। सी का मतलब होता है कॉलर, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। एस का मतलब होता है बाबू स्टेट चेंज, इसका मतलब स्टेट चेंज। यानी कि केमिकल रिएक्शन के गुण क्या क्या है? पहला तो होगा कि फॉर्मेशन होगा, किसी नए चीज का निर्माण होगा। दूसरा चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कुछ में से गैस बाहर भी निकले। तीसरा चीज कलर, जो जैसा है पहले जिस कलर में था अब उस कलर में नहीं रहेगा। चौथा चीज की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। और उसके बाद चौथा चीज उसकी अवस्थाएं भी, पांचवा चीज उसकी अवस्थाएं भी क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, इस चार्ट को नोट करिए। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, अभिक्रियाओं के प्रकार। जल्दी नोट करिए इसको। ये हो गया बाबू। इसके बाद है अगला आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। इंग्लिश वालों के लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हिंदी वालों को अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहिए या फिर कहिए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। तो कह रहा है टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट। कह रहा है दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एक ही प्रतिफल का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, अभिकर्मक, अभिकारक होता है ना, ऐसे मिलके एक ही प्रोडक्ट का, एक ही प्रतिफल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए हमने मान लिया एक्स, वाई और जेड, ये तीन गो रिएक्टेंट है, और इन तीनों को मिला के हमको कुछ ऐसा बनाना है जो इनसे एक ही चीज का बनाएंगे। जैसे बना दिया इसने एस, कोई दिक्कत है? नियम ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक ही प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमने ले लिया Mg और प्लस O, दो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम ई, अभी क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस में हीट निकलेगा इसमें से। क्या बनाया बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हीट निकल आई। एक और चीज हमने ले लिया कि चल, जैसे मान के चलिए हमको सोडियम ले लिया और प्लस में जल ले लिया, इसकी अभिक्रिया कराई, है ना। तो ये तो मेटल जल के साथ अभिक्रिया करेगा, उसको छोड़िए, पहले यहां समझिए। इसकी अभिक्रिया कराई, ये बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में निकला बाहर बाबू H2, तो H2 भी निकला बाहर, तो इसमें H2 बाहर निकल रहा है। तो ये वाली अभिक्रिया हमें लेनी है? नहीं, नहीं लेनी है। ले भी सकते हैं, नहीं भी लेने, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलिए हटाइए इसको। जैसा दूसरा एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस H2O, सब में बाहर निकलेगा H2। और इसमें से कोई अभिक्रिया बताइए।
कुछ कुछ याद आ रहा है तुम लोग रे? तुतला सब नहीं याद आ रहा है? सोडा लाइम की अभिक्रिया कराओ जल के साथ, CaO प्लस H2O। तो ये क्या बनाएगा? CaO प्लस H2O। तो ये आपको बना के देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस में बाबू हीट निकाल के दिया आपको। HCO प्लस, ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम। H2O प्लस में क्या बना के दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दिया। Mg प्लस O मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हीट। क्या निकल रहा है? एक ही निकल रहा है ना। तोड़िएगा दो मोलिकुल्स इसके पास है, दो मोलिकुल्स इसके पास है ना। तो ये दोनों मिलके कौन प्रोडक्ट बनाए? मात्र एगो। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको नोट कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रतिफल का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए, जल्दी नोट करिए। ठीक है, मिटा दे। चलिए, उसके बाद है अगला आपका मैग्नीशियम रिबन का जलना। किताब में है क्या? अगला हेडिंग मैग्नीशियम रिबन का जलना। हिंदी वाले लिख लीजिए, इंग्लिश वाले लिखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैंने गलतियों को सुधार लिया सर, हमार दोस्त नहीं। ठीक नु Mg ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और O2 किस स्टेट में होता है? लिक्विड गैसीय स्टेट में होता है। तो मिलकर क्या बनाएगा? 2MgO प्लस में हीट। अब ये जैसे जल रहा है तो इसमें साथ क्या क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो निकला है आपका कैसा निकलेगा? व्हाइट पाउडर। गोरे 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 मुखड़े पर लगाने वाला व्हाइट पाउडर नहीं रे, व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर निकलेगा ऐसे चिकना चिकना होने वाला। रतिया में लगा के भूत खेले ना वह वाला। तो ये हो गया व्हाइट पाउडर। देखिए इसके साथ समस्या क्या है और समस्या क्या है, इसके क्वालिटी क्या क्या है। देखिए हैशटैग 1। पहली इसकी क्वालिटी है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम्स में एकदम क्या बोले झरकदार, अरे क्या बोलते छुरछुरिया झरझरा का जरता है। तो Mg बॉर्न विथ डेजलिंग, Mg बॉर्न विथ डेजलिंग विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग मतलब जानते रह का होला? डेजलिंग, डेजलिंग मन होला एकदम झलकदार उजर फ्लेम के साथ जल रहा है। आप लोग लिखिएगा कि मैग्नीशियम जो है बहुत झझक के जलता है ना रे, झझक के जलता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम दूसरा का पॉइंट इसका। उसके बाद है कि अवॉइड MgO पाउडर इन, जो उजला वाला पाउडर होता है बाबू घड़ी का ग्लास बनाने का काम आता है। ठीक है, व्हाइट MgO पाउडर यूज्ड इन वॉच ग्लास, वॉच ग्लास, ग्लास देखने वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट हीट एनर्जी रिलीज टू टेम्परेचर इंक्रीज कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जो बाबू क्या निकल रहा है? एनर्जी बाहर निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में एनर्जी बाहर निकलती हो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊर्जा घींच लिया जाए ऊष्मा शोषी कहल जाला। तो कह रहा है कि एनर्जी रिलीज सो टेम्परेचर इंक्रीज कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो अभिक्रिया होगा कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके नोट करिए, जल्दी नोट करिए।
बताया हम, हो गया। चलिए बेटा, अब है सोडा लाइम अभिक्रिया। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सोडा लाइम इन वाटर, सोडा लाइम क्या होता है? COA, सोडा लाइम इन वाटर, माने सोडा लाइम की अभिक्रिया पानी के साथ। तो सोडा लाइम क्या वाला बाबू? अब रिएक्शन में लिख ले रही है CaO किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और उसके बाद आपको लेना है कौन चीज? H2O, H2O कौन स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा एक्वस यानी पानी में घुला हुआ या तरल, ठीक है। इसके साथ भी निकल रही है हीट। तो ये अभिक्रिया जो होगी क्या होगी? जिसमें हीट बाहर निकले उसको बोलिए डायरेक्ट एक्सोथर्मिक। यह अभिक्रिया जो है क्या बाबू? उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। और दूसरा क्या पॉइंट इसका? क्विक लाइम जो है पानी के साथ बहुत तीव्रता के साथ अभिक्रिया करता है। क्विक लाइम, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर इन विगोरसली, विगोरसली मतलब जोरदार अभिक्रिया करता है, बहुत तगड़ा वाला अभिक्रिया करता है, ठीक है। इन विगोरसली, विगोरसली, ठीक है। आप चौथा इसका एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, क्विक लाइम का उपयोग क्या होता है? तो क्विक लाइम का उपयोग होता है बाबू सीमेंट बनाने में। क्या होता है उपयोग इसका? क्विक लाइम का उपयोग होता है, क्विक लाइम यूज्ड इन सीमेंट, क्विक लाइम यूज्ड मेकिंग सीमेंट, ठीक है। क्विक लाइम यूज्ड मेकिंग सीमेंट। नोट करें, जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, क्विक लाइम यूज्ड मेकिंग सीमेंट। चलिए अगला जो है आपका दूसरी चीज स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग्ड लाइम कहिए, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही चीज है, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटाएं, सब पाँच डाल डाल के लिख ले जा सो, बहुत मार खाई बन सा। चलिए अगला बात क्या है बाबू आपका? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एथी का उपयोग। व्हाइट वॉल वाश, दीवार, उजली दीवार से सब कोई दीवार को उजली पेंट से पेंट करता है, उसमें स्लैग लाइम लगता है। देखिए यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। देखिए इसका उपयोग क्या होता है हरी बाबू? किसका? जो अभी पिछले वाले में क्या है, ठीक है। CaOH2 यूज्ड फॉर व्हाइट वॉल वॉशिंग। व्हाइट वॉल वॉशिंग, हाँ वही 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 वही, उजली दीवार को धोन होता है ना, साफ उफ करने के लिए। इट्स रिएक्ट विथ स्लोली इन द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम। देखिए इसका एक और ही पॉइंट है हिंदी वाले की, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे 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 रिएक्ट करता है। और किसमें? हवा में, हवा में। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे जब रिएक्ट करेगा, तो जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा दीवार और उजली उजली होती जाएगी। जितना ही रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उतना ज्यादा ही उजला होता जाएगा, ठीक है, चमकीला होता जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जिससे दीवार में चमकीलापन आता है, दीवार और चमकता है, ठीक है, ठीक है। दीवार को क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। चलिए तो यह अभिक्रिया होगी कैसे?
रिएक्ट विथ CO2 फ्रॉम एयर, हवा में गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। और क्या करता है, जब रिएक्ट करेगा तो दीवार और ही चमके लगेगी, जितना उजरा है और ज्यादा चमकेगी इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसको व्हाइट वॉल वॉशिंग किया जाता है, ताकि दीवार का हो लाइट मारे दूर से झझक जाएगा, है ना, दूर से भवक जाएगा, भवकने की जैसे, ठीक है ना। चलो देखिए अभिक्रिया हो कैसे रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या रहना है बाबू, CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में CO2 गैस, ठीक है। तो एक्वस है, अरे एक्वस ऊपर लिख दिए थे, एक्वस पिछले वाले में। तो एक्वस है तो ये आपको बना कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बाबू, CaCO3 प्लस में H2O, CaCO3 प्लस में H2O। तो इसका नाम हो गया, हवा से निकलेगा फ्रॉम एयर, हाई स्लेक्ट लाइम है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, इसका नाम है। और ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका वाटर, क्या हो गया आपका वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, ठीक है। तो ये वाटर का होगा दीवार को चमकाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है चूना। तो आपको समझ में आया कैसे बना, कैसे बना। पहले सोडा लाइम की अभिक्रिया कराया गया हमको, किसने, जल के साथ कराया, जल के साथ कराया तो सोडा लाइम बना। उसके बाद सोडा लाइम सिलेक्ट लाइम, जल के साथ अभिक्रिया कराया तो सिलेक्ट लाइम बना, और सिलेक्ट लाइम जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हो गया, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, अगला रिएक्शन पर चला जाए, ठीक है। हाँ भाई बाबू, अगला रिएक्शन जो आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा इसको, चलिए बात को हमारा याद रखिएगा, खाली बात याद रखबो सन, रात कटी जाए ऐसे ही, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, किसी का समोसा छीन के खाते रहिए। डीकम्पोजिशन, तो बाबू डीकम्पोजिशन क्या है, रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, जैसे हमको तुमने मिला था, हाँ क्या बनाए थे, एस किससे निकला था, X प्लस वाई प्लस जेड, हमने क्या निकला एस। तो इसको ऐसे एरो मत मारे, इसे एरो एरो मत, एरो ऐसे मारे इसको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि XYZ मिलकर अगर एस बन रहा है, तो एस को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर XYZ निकल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन जो है किसी यौगिक को उसके अवयवों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। बेटा इसको, तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लेना है, तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, ले डीकम्पोजिशन, ले CaCO3, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको आप बोल सकते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन किस रूप में है बाबू, ऊपर लिख ले, अगर कोनो चीज ए भी बात है टूट तो क्या A+B, ये है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, हीट, लाइट, तीनों से टूटता है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ये लाइमस्टोन, अब इसको करना क्या बाबू, हमको करना है हीट। आप चाहे तो हीट लिखिए, चाहे मार दीजिए, डेल्टा बोलते हैं इसको, लेकिन हीटो इसी को हीटो बोलते हैं, ठीक है। मार दिए तो ये आपको दो तरह में टूटे, क्योंकि दो से बना था, ही किस किस से बना था, याद कर पिछला इलेक्शन में, पिछला रिएक्शन CO2 और प्लस CaO, इसी से बना था ना। तो इधर जब बाहर निकलेगा तो पहले निकलेगा तो CaO प्लस में CO2। तो CO2 कहाँ से आया था, ये हवा से आया था, तो ये गैसीय रूप में निकल गया, आई बच गया सॉलिड रूप में निकला। तो क्या क्या निकल गया, सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और क्विक लाइम कहिए, सोडा लाइम के क्विक लाइम, सोडा लाइम, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका डीकम्पोजिशन का उदाहरण। अब डीकम्पोजिशन होता कितने प्रकार का है,
तो डीकम्पोजिशन 3 तरह से होता है, ठीक है। देखिए डीकम्पोजिशन 3 तरह से होता है। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, हीट वाला, हीट किया है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन। तापीय अपघटन, हिंदी वाला कैसे नहीं के बोला हिंदी में। दूसरा लाइट, लाइट यानी फोटोकेमिकल, प्रकाशीय है। केमिकल डीकम्पोजिशन। और तीसरा होता है बाबू इलेक्ट्रोलिटिक, वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रिसिटी से, या इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। लिटिक तो अपघटन कब होता है बाबू? अपघटन 3 तरह का होता है। एक होता है पहला तापीय अपघटन, दूसरा होता है वैद्युत अपघटन, तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। जल्दी इसको नोट करो, जल्दी आगे बढ़ाएं। हो गया बेटा इसको? तो सबसे पहले में क्या आएगा बाबू? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में वही हो गया, पहला हेडिंग है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, तो इसमें पहला हाई लिख लीजिएगा। पहला ये वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा वाला एग्जांपल है, हमने लिया FeSO4, लाइमस्टोन था। हमने दूसरा एग्जांपल लिया FeSO4, उसको हमने क्या किया? हीट किया। FeSO4 को हीट किया तो इसमें 2 चीज निकलेगा, Fe2O3, Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में SO3। बैलेंस है। ये किस कलर का होता है? ये होता है, इसका नाम है फेरस सल्फेट, होता है ग्रीन, हॉरियर होला। हरा कलर का होता है, हाई होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक रेडिश ब्राउन। कौन कलर का होता है बाबू? रेडिश ब्राउन, मुरैया भूअर, अरे जो होता होगा रेडिश ब्राउन। देखेगा बैलेंस है, बैलेंस करके बताओ जल्दी। बैलेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? कौन है ऑक्सीजन? देखो तो, 3 2 5 3 8 बैलेंस है। यहां लगा ले 2 टक। अब देखो तो, अब बैलेंस है। देखो कैसे है, यहाँ पे 2 लगाए हम अपने मन से, किताब में आपको हाई दिया होगा 2। देख कैसे हुआ, एफिको हो गया 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 दूना के 8, 3 गो, 3 6 गो और 2 गो 8 गो। ये कब होगा बाबू आपका? का सल्फर, देख तो, 1 गो 2 गो बना दे, हो गया बैलेंस। चलो जल्दी नोट करिए, थर्मल डीकम्पोजिशन का भी एग्जांपल है। इसके बारे में कुछ लिखना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो काम चल जाएगा पेपर ऊपर के लिए। जल्दी लिखिए, रिएक्शन वाला लिख लीजिएगा तो आगे हम लिखवा देंगे, है ना बाबू। पहला पॉइंट लिखिए, रिएक्शन हो गया। तो पहला पॉइंट लिखिए कि फेरस सल्फेट जो है हरे कलर में होता है। फेरस सल्फेट जो है हरे कलर में होता है। जब इस पर, या जब इसको गर्म किया जाता है तो यह उजले कलर में बदल जाता है। उजले कलर में बदल जाता है।
पुनः उसको हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड में बदलता है जो रेडिश ब्राउन होता है। फेरिक ऑक्साइड में बदलता है जो रेडिश ब्राउन होता है। हो गया, चले ये हो गया। इंग्लिश वाले, ferrous sulfate is a crystal are green in color. On heating it loses water and change into the white color. On further heating ferric oxide is formed which reddish brown। ठीक हो गया, फिर से बोल दे। ferrous sulfate is crystal are green in color. On heating is loss water and change into the white color. On further heating ferric oxide is formed which reddish brown in color। हो गया, ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा का पॉइंट है इसका SO2 एंड SO3। ये जो निकल रहे हैं दोनों SO2 एंड SO3, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति जो होती है क्या होती है, अम्लीय होती है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होने का खतरा रहता है, ठीक है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण होने का खतरा रहता है। तीसरा चीज, ये अभिक्रिया इसमें हीट निकल रही थी नहीं, तो हीट निकल रही थी नहीं, देखो एक नाम का है थर्मल, यानी कि इसको हीट दिया जा रहा है। तो जब हीट दिया जा रहा है तो यही हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट करिए जल्दी जल्दी। जिस अभिक्रिया में हीट देना पड़ जाए वो ऑटोमेटिक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए FeSO4 को एक बार और कर लिया जाए, देखल जाए फेरिक ऑक्साइड कैसे निकलता है। देखो हमने लिया FeSO4, ठीक है, H2O का बाहर निकलेगा FeSO4 प्लस 7H2O, FeSO4 और उसमें 7H2O, ठीक है। ये व्हाइट कलर का निकलता है। अब इसको जब आप हीट करिएगा FeSO4 को, वही लिखा है FeSO4 को जब हीट करिएगा बाबू, इसको जब हीट करिएगा तो ये आपको Fe2O3 बना के देगा। Fe2O3 प्लस में SO3 और यहाँ पे लगा लीजिए 2 हो जाएगा बैलेंस। यही वाली अरे रिएक्शन जो था ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मिला किस तरह का, रेडिश ब्राउन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। बाबू, तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपका हो गया। इसके बाद एक दिया है लेड नाइट्रेट का, उसका आप लोग करवा लीजिएगा, हीटिंग करवाइएगा तो अलग उसमें से होगा लेड ऑक्साइड येलो कलर का, और उसके बाद NO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 3-4 एग्जांपल दिया है किताब में आपको, ये हमने बता दिया आपको क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। अगला हेडिंग है आपका, ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आइए इसमें अगला वाला है डिकम्पोजिशन बाबू आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें देखिए किताब से आप फिगर बना लीजिएगा, बाकी हम सब कुछ बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जल को लीजिए और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारिए, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से गुजारिए, ठीक है। तो 2H2 गैसीय रूप में और O2 गैसीय रूप में, ठीक है। देखिए किताब में आपके फिगर होगा, किताब में बनाइएगा। इसे एक बीकर लीजिएगा, उसमें 2 छड़ लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें पानी भर दीजिएगा, एक ऊपर लिख दीजिएगा एनोड और एक पर लिख दीजिएगा कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। और इसमें से जब करंट को गुजारिएगा तो जो H2 गैस होगा बाबू वो जाएगा कैथोड पे,
कैथोड का मतलब माइनस चार्ज, और जो O2 गैस होगा वो जाएगा एनोड पर, एनोड मतलब प्लस चार्ज। ठीक है, तो राउंड फिगर हमने समझा दिया, किताब से आप फिगर नोट कर लीजिएगा इसे, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरिएगा बाबू, तो इसका पहला पॉइंट ये लिखिए, पहला पॉइंट इसका ये होगा कि H2 गैस कहाँ निकलेगा, कैथोड पर, ऑब्टेन्ड इन ऑन या इन जो भी है, ऑन कैथोड। ठीक है, जो आपका H2 गैस होगा कहाँ निकल रहा है, कैथोड पर, एंड O2 इज ऑब्टेन्ड एनोड, यानी कि वो आपका जो बीकर हमने बनाया था, चलिए साइड में बना दे रहे हैं, ऐसा बीकर ले लीजिएगा, बीकर नहीं जो भी आपको क्या बोलते हैं उसके पर रखना, लिए उसमें जल भरिए और इसमें यहाँ पे लगाइए एक एनोड और यहाँ पे लगाइए ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, ये नीचे तक आएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से प्रवाहित करिएगा बाबू, तो यहाँ पे निकलेगा आपका H2, और H2 पहला पॉइंट, H2 बर्न विथ पॉप साउंड। क्या बाबू, H2 बर्न विथ पॉप साउंड, यानी H2 जो जलेगा हमेशा पॉप साउंड के साथ जलेगा। चलिए ठीक है, H2 बर्न विथ पॉप साउंड। और तीसरी चीज इसमें, तीसरी चीज क्या है कि जिसमें भी H2 कैथोड और एनोड, कैथोड पे H2, एनोड पे O2, पॉप साउंड के साथ ये जलता है, बट नॉट कॉम्बस्टाइल सपोर्टर। कॉम्बस्टाइल यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके पास किसी जलती हुई छड़ी को लेके जाएंगे तो उसको बुझा देगा। क्यों? क्योंकि जब जो जलती हुई छड़ी है उसके साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में मत पढ़िए, तो किताब में आपके ये पूछेगा कि अगर हमने एनोड पे कोई जलती हुई छड़ी लेके जाए तो क्या होगा, तो ये बताइए कि ऑक्सीजन इज नॉट बर्न बट ऑक्सीजन इज नॉट बर्निंग बट ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कॉम्बस्टाइल। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है लेकिन जलाने में सहायक होता है। इसलिए अगर आप एनोड पे एनोड पे अगर आप कोई चीज जलती हुई लेके जाते हैं तो और तेजी से जलने लगेगा। ठीक है, लेकिन कैथोड पे यदि आप कोई जलती हुई चीज लेके जाएंगे तो वहां पे H2 निकला है कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे क्या निकला है, H2। तो कैथोड पे जब H2 निकला है तो वो क्या करता है कि H2 स्वयं जलता है लेकिन बट नॉट कॉम्बस्टाइल सपोर्टर, दूसरे को जलने नहीं देता है। ठीक है, दिल जला सीखा कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद है आपका O2 पे, जहां वही एनोड कैथोड पे आप समझ जाइए। O2 जहां जिस पे ऑक्सीजन जाएगा वहां पे जो जलती हुई चीज ले जाएगा वो तेजी से जलेगा, जहां पे हाइड्रोजन जा रहा है वहां पे जलती हुई चीज ले जाएगा उसको क्या करेगा, बुता देगा। क्योंकि हाइड्रोजन स्वयं जलता है दूसरे को नहीं जलाता है, जबकि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है दूसरे को जला देता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें जो आप वाटर लीजिएगा, नॉट प्योर वाटर, नॉट प्योर वाटर। जैसे कोई पूछे कि जो पानी लिया गया है शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, तो आप कहिए कि वो पानी शुद्ध नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि शुद्ध पानी जो होता है गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो उसमें कुछ एसिड के ड्रॉप्स मिला देंगे हम। ठीक है, ठीक है, एसिड के ड्रॉप्स मिलाइएगा, चाहे किसी भी चीज को ऐसे मिला दीजिए जो गुड कंडक्टर हो, तो जो पानी होगा वो क्या होगा, प्योर नहीं होगा। ये भी लिखना आपको कि पानी का शुद्ध रूप इसमें उपयोग नहीं होने वाला है, क्योंकि पानी का शुद्ध रूप जो है ओरिजिनल वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए उसमें एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये आपकी किताब में भी दिया, ये वाला प्रयोग पूरा हम इसके बारे में बता दिए, आप लिख लीजिए अपने मन से। ठीक है, लिख भी दिए हैं, रिएक्शन करवा दिए। H2 obtained ऑन कैथोड, O2 obtained ऑन एनोड। ठीक है, एनोड कैथोड। चलिए बेटा, चलिए अगला है आपका
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ना। इलेक्ट्रोलिटिक आपका हो गया, अब आपका है फोटोकेमिकल। उसके बाद आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोटो केमिकल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि आपको किताब में पूछता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड को, अरे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से प्रोटेक्ट करके क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे मिलेगा उसका जवाब आपको। देखिए जैसे हमने लिया AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है ना, और आपने इसको कर दिया सनलाइट के साथ। अगर आपने इसको सनलाइट में रख दिया बाबू, तो ये क्या करता है कि टूट जाता है। टूटता है तो क्या होगा, 2AgCl टूटता है तो क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा Ag और यहाँ पे निकल जाएगा Cl2। ठीक है, यहाँ पे Ag और Cl2 अलग अलग हो गया। ये निकलता है ग्रे कलर का, ग्रे, और ये निकलता है येलो ग्रीन, है ना। तो देखिए हुआ क्या इसके साथ, और एक और है AgBr, इसको भी सनलाइट में रखिएगा तो ये भी क्या होता है, Br2 टूट जाता है अपने, और जब कणों में क्या होता है, टूट जाता है। तो क्वेश्चन ही बनेगा कि बताइए कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से प्रोटेक्ट करा के क्यों रखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में सीधे रखिएगा तो क्या होता है कि दोनों अपने अपने कणों में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा और वो टूट के अलग हो जाएगा। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को किस कलर के बोतल में रखा जाता है बाबू, ब्लैक कलर के बोतल में इसको बंद करके रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया सनलाइट वाला आपका। और इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज, अब तो उसका दौर नहीं चल रहा है। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी देखे हैं पहले जमाने में, वो जो सादा टीवी चला करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वही उसी में उसका सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है बाबू, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग AgCl, इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जल्दी नोट करें, जल्दी हो गया। तो आपका तीनों हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन और एक फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, बना दे रहे हैं इसको। चलिए उसके बाद अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाबू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बाबू, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आप एगो याद रखिए, दे रहे हैं चार्ट को याद रखिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक AlZn Pb H Cu Hg Ag और भी होंगे। ठीक है, देखिए ये जो होता है बाबू, यहां से लेस हो गया बाबू। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चार्ट याद कर, हाइड्रोजन होला लेस रिएक्टिव होला हाइड्रोजन, एकरा ऊपर जन बा मोर रिएक्टिव होला, एकरा नीचे लेस रिएक्टिव होला। यानी कि कहल जा सकता कि हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा क्रियाशील, ओकरा नीचे कम क्रियाशील। तब विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा ही होला बाबू कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातु को उसके जगह से हटा करके दूसरे जगह विस्थापित कर देती हैं। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है देख, ZnCuSO4, अब देख जिंक कहाँ बा है दे, Cu कहाँ बा है दे, यानी कि H से ऊपर जितना उठत जीबे अभिक्रियाशीलता का है बढ़त जाई। Cu के कम बा, इनके उठा के फेंकी, Cu यहाँ पा गया ZnSO4 है में देख FeCuSO4, Fe जौन बा है दे जिंक के तुरंते बाद बा, Cu फिर उठा के फेंकलस। अब तोरा से केहू हेंगा दे दे कि बाबू Cu PbSO4, तो कब उठा के फेंकी Cu है देबा Pb है देबा, यानी कि Pb जो ना होला तो मोर रिएक्टिव श्रेणी में आवेला, आ Cu जो ना बताओ लेस रिएक्टिव श्रेणी में आवेला।
ये दोनों कंडीशन में, तो ये दोनों कंडीशन में रिएक्शन का है बाबू, दोनों कंडीशन में रिएक्शन ना होई, ठीक नु। अब विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये मत लिख लिए कि सब हई हैंगा उठा के एकरा के फेंकता तो केहू केहू कोनो का करल सो उठा के फेंक दिया सको CuSO4, भुला के भी मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Cu जो है लेस रिएक्टिव है, Pb जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है। इस वाले चार्ट को याद रखिए। कनका कनक मंगल जनाबे, हाँ कनक मंगल जनाबे अली फिर अब ऐसे, ठीक है, याद रखिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, H, Cu, Hg, Au, ठीक है। इसको याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में सबसे ज्यादा उसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए बेटा इसको, इसके बाद एक और है आपका आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाँ वही तो, हाँ वही तो अभी तो बताया आपको भाई, वही चीज है FeSO4 Fe प्लस CuSO4, तो वही चीज आपको करेगा, निकाल के देगा। इसके बारे में लिखना है तो FeSO4 जो होता है ब्लू कलर का होता है, और जब उधर निकलेगा FeSO4 CuSO4 ब्लू कलर का होता है, उधर जब निकलेगा FeSO4 तो वो हो जाएगा लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन माने ग्रीन में होगा, लेकिन क्या होगा, चमकता हुआ हल्का सा ग्रीन होगा, ठीक है। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्या था बाबू, डिस्प्लेसमेंट था। अब आइए हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने वाली है। उसके बाद है प्रिसिपिटेशन, और उसके बाद है हीट इन रिएक्शन, 3-4 टॉपिक है, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, आज खत्म हो जाएगा, चिंता ना करिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान के चलिए AB और हमने दिया CD, तो AB और CD दिया तो क्या होगा, देखिए B C को लेकर चला जाएगा A और D को, यानी कि AD प्लस BC, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ चली जाती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाशील धातुएं एक साथ अभिक्रिया में हो और कम क्रियाशील धातुएं भी उसी अभिक्रिया में हो, तो जो कम क्रियाशील वाली धातु होगी एक साथ जाएगी और अधिक क्रियाशील वाली धातुएं एक साथ रहेंगी, ठीक है। जैसे हम ले लिए Na2SO4, Na2SO4 एक्वस, उसके बाद लिया BaCl2 एक्वस। अब देखो क्या होता है, सोडियम बहुत खतरनाक आदमी है ना, ज्यादा रिएक्टिव है, SO4 Ba लेस रिएक्टिव है। और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो दोनों प्लस चार्ज वाला है, हाई दोनों माइनस चार्ज वाला है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि उसके पास माइनस चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज को खींचेगा खींचेगा, तो ये लेके चला जाएगा बाबू आपका NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए, 2NaCl। अब ये थोड़ा सा ये ज्यादा इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, माइनस चार्ज इससे भी होता है, तो ये लेके चला जाएगा इसको, तो बनाएगा आपका BaSO4। क्या बनाया, BaSO4। ये पिछले बार अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये निकलेगा व्हाइट कलर का, कैसा, PPT। तो हमने बताया था प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब होता है कि जो पानी में अल्प घुलनशील हो। ये जो निकलेगा कलरलेस होगा, COLOUR, कलर लेस होगा, ये भी कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा निकल रहा है, उजला निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, चेंज हुआ, केमिकल चेंज में हुआ ना, कलर चेंज हुआ। जो लिखवाया था आपको फैक्ट्स, उसमें देखिएगा बताया था कलर चेंज भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 चीजें होती है, कलर चेंज, स्टेट चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब लिखा है ना, उसी में देखिए दोनों कलरलेस हैं, दोनों कलरलेस हैं, चेंज हुआ, ओके। चलिए उसके बाद कह रहा है कि व्हाइट इनसिबल सब्सटेंस इज BaSO4 फॉर्म बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देख लीजिए, इसी को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आप हेडिंग लगा के लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें प्रिसिपिटेट बने, वही ना प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग लगा के लिखवा दे रहे हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। लिखिए, व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन, जब दो when two aqueous soluble solution react with semi soluble solution या insoluble जब या दो से अधिक एक्वस वाले, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो आपको एक सेमी सोल्यूबल वाला एक प्रेसिपिटेट बना के, सेमी मतलब क्या, जो कम घुलता हो, यानी कि जो दो पूर्ण घुलनशील वाला आपस में अभिक्रिया करेगा तो एगो अर्ध घुलनशील प्रोडक्ट बना के आपको देगा। इस अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका हो गया। और इसमें एग्जांपल में आप ई भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख देंगे, PbNO3 एक्वस, इसमें एक्वस से लीजिएगा, दोनों एक्वस रहेगा। उसके बाद है आपका Kl, इसकी अभिक्रिया कराइए, आपको निकलेगा PbL2 और प्लस में निकलेगा KNO3। तो ये जो आपका निकलेगा पीला कलर का, क्या निकलेगा, PPT। तो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे लिखना है, कहिए कि जब दो एक्वस जब दो एक्वस रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक सेमी एक्वस रिएक्टेंट का सेमी एक्वस प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको और फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा देर बोलते हो क्या, बाली गला फंस रहा है ना। चल देखिए, वही चीज शुद्ध रूप से सुनिए कि जब दो बिलियन एक जैसे बिलियन आपस में घुलेंगे तो एक अर्ध बिलियन यानी अर्ध घुलनशील बिलियन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इसको नोट करिए बेटा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, प्रेसिपिटेशन भी हो गया। उसके बाद है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। इसमें होता है एक है बाबू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चलिए बता दे रहे हैं, हीट इन रिएक्शन। हीट इन रिएक्शन में क्या लिखिएगा, जैसे ग्लूकोज रेसिपिरेशन, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती हो, तो रेसिपिरेशन हीट इन रिएक्शन। श्वसन क्या है, श्वसन तो बचपन से आप पढ़ते हैं, श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें हम सांस ओस लेते नहीं, ये श्वसन नहीं है। आपके खाने पीने के बाद आपके शरीर के जो अंदर की जो सुपाच्य होने की जो प्रक्रिया है उसको श्वसन कहते हैं। सुपाच्य मतलब जो आप खाते पीते हैं उसको पचना है, तो कैसे पचेगा, तो जैसे वो पचता है उस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन में क्या होता है, जब खाना वाना पचता है तो क्या निकलता है, उससे निकलती है एनर्जी, उसी को बोलते हैं हीट इन रिएक्शन। ठीक है, रेसिपिनेशन, एनर्जी गेन बाई फूड दैट वी टेक। अरे वाह, एनर्जी जो अभिक्रियाओं से ली जाए या किसी ऐसी चीज से ली जाए जिसको हमने ग्रहण किया है, उसको हीट इन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, इन दोनों से लिया जाता है। ठीक है, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, और प्लस में कर लीजिए ऑक्सीजन,
ठीक है। तो देखिए आपका क्या क्या निकलेगा, CO2 गैस के रूप में, CO2 गैस के रूप में, उसके बाद प्लस में H2O, और उसके बाद इधर निकलेगी आपकी एनर्जी। क्या क्या निकला, ग्लूकोज से क्या क्या निकला आपको, जब सांस आप लीजिएगा तो सांस के साथ ऑक्सीजन गया, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी निकलती है, इसी को हीट इन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही निकलता है। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में ऊर्जाओं का शोषण होता हो, उस अभिक्रिया को इंडोथर्मिक कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, मिटा दें, हीट इन रिएक्शन कोई टॉपिक नहीं है था, बस समझा दिए, कोई पूछे तो बता दीजिएगा। रेसिपिरेशन का नाम ले लीजिएगा, श्वसन हीट इन रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो CO2 H2O प्लस एनर्जी बाहर निकलती है। बेटा इसको चलिए, उसके बाद है आपका बाबू ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। तो बड़ी चीज बता दें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए वो सब छोड़िए, गोली मारिए उसको, बहुत दूर की चीज है। ऑक्सीडेशन में लिखिए गैन ऑक्सीजन, इसमें लिखिए गैन हाइड्रोजन। गैन ऑक्सीजन गैन हाइड्रोजन है, इसमें लिखिएगा लूजेज हाइड्रोजन। इसमें लूजेज ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। रिडक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिडक्शन में क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, अरे लूजेज ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एक्सोथर्मिक हुआ, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑक्सीजन लूजेज हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन जलता है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, और इससे एक चीज और याद रखिएगा, जिसका होगा, इसमें भी एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपका लास्ट वाला टॉपिक है कॉपर का ऑक्सीडेशन, रेडिश ब्राउन। इसको नोट करिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, बहुत स्लो है आप लोग। बेटा बाबू, अब है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, तो इसका क्या करना है, Cu ऑक्सीडेशन करना है, प्लस में ले लीजिए O2 कराइए, तो क्या निकलेगा CuO। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये होता है रेडिश ब्राउन करके वगैरह वगैरह वगैरह, छोड़िए गोली मारिए उसको। H2 इज पास्ड ओवर Cu ब्लैक कलर चेंज। अब इसमें एक पॉइंट ले लीजिए कि अगर इफ H2
पास्ट ओवर CuO, तो ये क्या हो जाएगा, इन चेंज इनटू ब्लैक कॉलर, ठीक है, चेंज इनटू ब्लैक कॉलर, ठीक है। जैसे देखिए CuO प्लस H2, इधर निकला क्या आपका Cu प्लस H2O, फिर वही आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है। नोट कर लीजिए चैप्टर आपका द एंड। थैंक यू।